बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। इनोवेशन हब में आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हाफिज नजमुस साकिब। ख़वातीन और हज़रात, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन 2025 के तहत पाकिस्तान इनोवेशन फंड को कायम किया गया और उसके ऊपर ये इनोवेशन हब सजाया गया है। इनोवेशन हब में यहाँ पर पाकिस्तान के नौजवान और पाकिस्तान के बल्कि मुख्तलिफ एज ग्रुप की शख्सियात आ रही हैं अपना इनोवेशन का मुनफरिद एक आइडिया लेकर। और ये भी आप लोगों को याद रहे कि पाकिस्तान की तारीख का पहला रियलिटी शो बेस्ड ऑन इकोनॉमी एंटरप्रेन्योरशिप, और इसमें किसी किस्म की कोई इक्विटी या पार्टनरशिप में आपके साथ गवर्नमेंट नहीं आ रही, बल्कि इसमें गवर्नमेंट आपको ये ग्रांट दे रही है ताकि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें, अपने पाकिस्तान को बिल्ड कर सकें। और ये सब काम हो रहा है पाकिस्तान टेलीविजन और मिनिस्ट्री फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स के अंडर। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उनकी तरफ चलेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जो सारे प्रोग्राम को संभाल रहे हैं, जहां से मुबारकबाद का सिलसिला चल रहा है, जहां पे अक्सर जो है ना, जब डिसीजन 50-50 हो जाता है तो उन पर जिम्मेदारी आ जाती है कि अब आपने फैसला करना है। तो वो जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो प्रोग्राम का ब्रेन भी हैं और प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे हैं, वी हैव विद अस ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स जनाब प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर, खैरियत से हैं आप? थैंक यू जी, वी लुक फॉरवर्ड टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। डेफिनेटली, इंशाल्लाह। तो बुलाते हैं जी आज के पहले कंटेस्टेंट को और देखते हैं कि किस सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं। मेरा नाम अहमद नदीम है। मेरा नाम उवैस अहमद है और हम नेशनल सेंटर इन बिग डाटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के पार्ट हैं, जिसका सेक्रेटेरिएट लम्स यूनिवर्सिटी में लाहौर में है। और हमारे साथ दो और पार्टनर्स भी हैं, हमारे ग्रुप मेंबर्स भी हैं, डॉक्टर नवीद अरशद और अमीर आरिफ, लेकिन वो अपनी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं आ सके, तो इस वजह से आज हम प्रेजेंट करेंगे। सर, जो पाकिस्तान में नेचुरल गैस की शॉर्टेज है, तो उस केस में हमारे पास जो ऑल्टरनेट्स है ना, वो लकड़ी है, या हमारे पास काउडंग है, या फिर हमारे पास एलपीजी सिलेंडर्स हैं, या फिर हम दरामद करें गैस बाहर से और उसको यूज़ करें। इन केसेस में एक तो एनवायरनमेंट को हम नुकसान पहुंचाएंगे और साथ साथ हमारे फॉरेन एक्सचेंज को भी हम बर्डन करेंगे अगर ये काम करते हैं। तो सर, नेचुरल गैस एक नेमत ही हमारे पास, लेकिन जो कि अब ख़त्म हो रही है, तो हमें अब प्लान करने की ज़रूरत है कि उसका ऑल्टरनेट क्या होगा। तो सर, आज हम आपके लिए एक ऑल्टरनेट लेकर आए हैं। ये सोलर चार्ज बैटरीज़ हैं। ये बैटरीज़ सोलर से चार्ज होंगी और फिर और ये जब इस क्रेडल में लगेंगी और वो इस इलेक्ट्रिक चूल्हा को जो है ना वो पावर अप करेंगी और फिर आप इस पर कुकिंग कर सकते हैं। लेकिन ये एक एक्सपेंसिव सोल्यूशन होगा कि सोलर भी चाहिए और सारा कुछ, तो उसके लिए हमने ये किया कि इसको हम एनर्जी एज अ सर्विस मॉडल की तरह लेके चल रहे हैं, जो कि हम अपने एक सक्सेसफुल स्टार्टअप में न्यू बोल्ट में इलेक्ट्रिक रिक्शास के लिए ऑलरेडी कर चुके हैं। और मिनिस्टर साहब ने इवन वो उसका डेमो भी लिया था, देखा था उसमें लम्स यूनिवर्सिटी में। इलेक्ट्रिक रिक्शास में हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो होगा ये कि जो हमारे कस्टमर हैं वो हमसे ये बैटरी लेके जाएंगे और रेंट पे, जिसके अंदर रेंट में एक तो जो एनर्जी वो यूज़ करेंगे उसकी होगी पे एज यू गो, और साथ साथ हम उनसे थोड़ी सी कैपिटल कॉस्ट भी लेंगे। वो ये लेके जाएंगे, घर जाके अपने इस क्रेडल में लगाएंगे और ये इन्वर्टर को यूज़ करते हुए अपने इलेक्ट्रिक चूल्हा को जलाएंगे। सर, जो हमारा सोल्यूशन है ये एलपीजी से 15% चीपर है और फायरवुड से 30% चीपर है। उसके बाद जो इम्पोर्टेड गैस का बिल है, जो कि 2 to 4 बिलियन सालाना है, तो सर ये थोड़ा सा हमने डेमो भी तैयार किया। जो इम्पोर्टेड गैस है सर 2 to 4 बिलियन का, उसका सालाना जो उसका एक बर्डन है फॉरेन एक्सचेंज पे, सर उसको भी ये रिड्यूस करेगा। इसमें आप देखेंगे ना, तो ये पानी बॉयल हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, ये इसी सिस्टम को यूज़ करते हुए। अभी इधर आपको डेमो देना मुश्किल है, लेकिन
ये एक्चुअली हमने इसको प्रोटोटाइप को थोड़ा तैयार किया है, लेकिन इसमें मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है और इसको मज़ीद रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है ताकि हम इसको एक एंड कस्टमर तक पहुंचा ये सकें। आपकी बैटरी जो है कितना लास्ट करती है? सर ये एक दिन की कुकिंग के लिए हमने इतनी रिसर्च किया है कि एक दिन की कुकिंग के लिए आपको जितनी एनर्जी चाहिए वो ये एक बैटरी आपको दे देगी, एक घर के लिए चाहिए। और क्या कॉस्ट होगी इसकी? अच्छा, कॉस्ट नहीं होगी क्योंकि हम उस पे चलेंगे ना, रेंट बेस पे चलेंगे, वो इनिशियल कॉस्ट कोई बियर नहीं करनी उसने। आपकी बैटरी, लेकिन इतनी बैटरी जो होती है जी, इसकी कॉस्ट क्या होती है? इसकी जो वैसे कॉस्ट है अगर बैटरी की आप लगाएं तो तकरीबन 2.5 लाख रुपए है अभी। जी, सो 2.5 लाख रुपए, और आपने ना सपोज करें आपने ना एक छोटे शहर को सर्विस करना है जी, जहाँ पे ना गैस नहीं है, और ठीक है, और जहाँ पर बिजली भी बहुत जाती है, क्योंकि अदरवाइज तो आई वुड जस्ट प्लग इट, इलेक्ट्रिक स्टोव है ना, जी, 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 आप तो इस बैटरी से कुछ भी चला सकते हो, आप बिल्कुल, पंखा भी चला exactly, सकते हो। एग्जैक्टली तो सर। ये कोई इनोवेशन नहीं है, आप तो उसके लिए जी। सिर्फ आप लेकिन ये जो आपने जो पूरा इकोसिस्टम बनाया है ना, हाँ ठीक जी। है, तो 2.5 लाख की बैटरी से ना आप उसको SaaS मॉडल जो भी कर लो, जी, आपका बिजनेस मॉडल नहीं बन सकता किसी सूरत, इफ़ यू क्रंच योर नंबर्स, जी, कि आपने सपोज करें आप ना शुरू में जाते हैं, आप 1000 घरों को सर्विस करना चाहते हैं, जी। ठीक है, आपको पता है उसकी आपको कैपेक्स कॉस्ट क्या देनी है? सर काफ़ी ज़्यादा होगी सर, सिर्फ 2.5 मिलियन तो बैटरीज के लिए चाहिए होगा ना सिर्फ 2.5, वो तो 10 जो है वो 2.5 बनेंगी ना, 2.5 मिलियन डॉलर। 2.5 मिलियन डॉलर कह रहे हो ना? जी, हाँ, जी, जी, जी। ओके। तो आप कह रहे हो कि 8.5-9 करोड़ रुपए आपको चाहिए, हाँ जी, जिसमें आप उसको सर्विस करोगे, ठीक है, फिर उसकी सर्विस की कॉस्ट, उसकी सारी चीज़ें, ये इतना कैपेक्स इंटेंसिव आपका सोल्यूशन है। जी, मतलब अगर आपने इस तरह कुछ करना है ना SaaS बेस्ड, मतलब दिस इज अ गुड मॉडल कि आप SaaS बेस्ड, लेकिन आप ऐसी चीज़ करो जिससे आपका रेवेन्यू सही जनरेट हो सके, वरना ये तो सस्टेनेबल ही नहीं है। यूजेज बहुत डिफरेंट है, क्योंकि सर- आप शॉर्ट माइल के लिए, जी, जी, जी। आप 2 किलोमीटर जाने के लिए रक्शे पर आप 300 रुपया दे दोगे, ठीक है, 2 किलोमीटर जाने के लिए, जी, लेकिन अब उस खर्चे में चाय नहीं पियोगे, 300 रुपए की चाय सिर्फ आप इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पर नहीं पियोगे। अगर गैस नहीं होगी तो ऑफ कोर्स बिकॉज लाइक यू नॉट, आप खाना किसी और, इवेंचुअली तो इलेक्ट्रिसिटी खाना बना रही है, आपने इलेक्ट्रिसिटी को तो रिप्लेस आप नहीं कर रहे हैं, राइट? आप सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स जो है वो आपने एक प्रोवाइड जी, कर दिया। मैं अच्छा। सोलर लगाऊंगा, सोलर पे चला लूंगा, Exactly. मैं हाइब्रिड सिस्टम बनाऊंगा। सर वो हर कोई घर पे सोलर अफोर्ड नहीं कर सकता सर, और जो वो पहली वाली बात है ना कि मैम कि वो ग्रिड पे आप चला लें इसको, ये सारा करने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ ग्रिड पे चला लें। तो मैम पहली बात ये है कि 20% लोगों के पास ग्रिड नहीं है, और जो बाकी तकरीबन 5 करोड़ बनती है। और जो बाकी 30% है उनके पास इतना वीक ग्रिड है कि वो ना होने के बराबर ही है। जी, अब इसकी सर्विस कैसे होगी कि क्या आप लोगों को घरों पे ये डिलीवर करेंगे या लोगों को दुकान से जाके बैटरी लानी पड़ेगी? सर दोनों मॉडल्स होंगे, मतलब वो आके हमारे सेंटर से भी लेके जा सकते हैं और उनको डिलीवर भी की जा इसका सकती है। मतलब ये कि एक बहुत बड़ा एलैबोरेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी जी, आपको सर। इसके साथ देना पड़ेगा। तो Yes, sir. आपने क्या इस हवाले से कोई मार्केट सर्वे किया है, कोई बिजनेस प्लान बनाया है कि क्या इसके नंबर्स क्या हैं, कैश फ्लो क्या बनता है, किस तरह ये सस्टेन करेगा? रेंट कितना होगा एक अच्छा दिन का? सर अगर मैंने अपने घर के लिए किया था, एक एवरेज घर है मेरा, तो 5,000 रुपये पड़ेंगे पर मंथ, इंक्लूडिंग डिलीवरी? सर डिलीवरी नहीं, मतलब जाके लेकर आऊँगा, सब बिग हैसल, तो- आप रोज और बैटरी डेली लेके जा रहे हो। तो उसमें सर थोड़ी सी बैटरी- और कॉस्ट आ जाएगी। बैटरी डेली चेंज कर रहे होंगे हम। हाँ जी, हाँ, बैटरी फिर आप कैपेक्स कब कवर होगा? नहीं, मतलब इतनी भी भारी नहीं है, 9 से 10 किलो की है, आटे की बोरी जितनी है 9-10 किलो की है, तो इतना मसला नहीं है। तो ये अभी डेमो के लिए है, मैं इसे इजीली कर पा रहा हूँ, लेकिन 9 से 10 किलो की होती है, इतनी भी नहीं भारी होती है। लेकिन 9 से 10 किलो इतनी भी भारी नहीं, आप जैसा माशाल्लाह नौजवान कह सकते हैं, मगर लेकिन यार बहुत से घरों में माशाल्लाह बड़ी फैमिलीज होती सर हैं। वो ना तो 19 वो लीटर तो की क्या पानी पता की वो बोतल। 2 घंटे में और ज्यादा खाना बनता है। सर असल में सर ये जो आपका पॉइंट है ये पॉजिटिव है, क्योंकि अगर वो इस तरह होगा ना तो फिर हम अपनी जो एनर्जी है ना वो ज़्यादा एफिशिएंटली फिर यूज़ करने में आएंगे, क्योंकि अभी हम नेचुरल गैस, क्योंकि 500 रुपये 2,000 रुपये घर पे बिल आता है बिजली का, जो कि बहुत गलत है, इससे बहुत ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन इतना कम आता है कि हम फिर सुई गैस की परवाह नहीं करते हैं, कितनी यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वही मैं कह रहा था कि नेमत है नेचुरल गैस ना। आई रियली लाइक योर अप्रोच कि आप फॉरवर्ड लुकिंग
हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं फोरसाइट के साथ उन्हें आज एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको अगर आप थोड़ा सा मार्केट रिसर्च कर लें और इसका बिजनेस प्लान बना के वो नंबर्स ले आएँ तो यू विल हैव ए मोर कंपेलिंग केस। थैंक यू। गुड एक्शन। कुछ और कंटेस्टेंट्स बाहर आ रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उनके साथ मैंने ना पॉट भी देखा है, मेरे ख्याल से कुछ पका भी रहे थे अंदर। जिस किडिंग, पका तो कुछ नहीं रहे थे बट उनके जो आलात से दिखाई दे रहा था, उनके पास जो इक्विपमेंट था, तो आई थिंक वो चूल्हा साथ लाए थे। तो ये क्या किचन बनाने का इरादा है यहाँ? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। असल में हम ना क्लीन कुकिंग का सोल्यूशन है जो हम प्रोवाइड कर रहे थे, और उसमें साथ बैटरी सोलर से चार्ज होगी। ये बताएं हमारे जजेस का इस बारे में क्या कहना था, सोलर किचन आलात? जजेस ने जो है हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक दिया। उन्होंने कहा कि आपकी मार्केट रिसर्च जो है वो अभी मुकम्मल नहीं है और आपको इसके ऊपर जो है वो फर्दर मार्केट रिसर्च करनी चाहिए और उसके बाद फिर आप आके दोबारा जो है ना हमें पिच करें। बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद ताहिर। सर मेरा प्रोजेक्ट जो है वो उस अबाउट कॉटन प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट, और इसमें हम एक नई टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है वायरस इंड्यूस प्रोग्राम सेल डेथ। यानी कि जो इन्फेक्टेड सेल है, इन्फेक्टेड प्लांट है, उसके सेल डेथ हो जाएगी जो ही वायरस अटैक करेगा। यानी कि इन्फेक्टेड सेल वायरस ही इन्फेक्ट करेगा और उस वायरस की वजह से ही उसकी सेल डेथ हो जाएगी, जिसकी वजह से वायरस कन्फाइंड हो जाएगा और डिजीज़ नहीं होगी। बेसिकली कॉटन जो है वो तकरीबन 60% फॉरेन एक्सचेंज जो है वो उसका हम हासिल करते रहे हैं सिंस 1989, जबकि हमारी प्रोडक्शन जो थी वो आलमोस्ट 13 मिलियन बेल्स थी। और अब जो एंटिसिपेट किया जा रहा है कि वो जो हमारी कॉटन प्रोडक्शन है वो 6.2 मिलियन बेल्स होगी एज़ पर USDA सेट। और ये एक कंसिस्टेंट डिक्लाइन है दो बड़ी डिजीज़ की वजह से, जिसमें कॉटन लीफ कल मुल्तान वायरस था और अभी बुरे वाला वायरस चल रहा है जिसको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ अभी तक इस्तेमाल हुई हैं उनमें से एक टेक्नोलॉजी है वो जीन साइलेंसिंग थी और दूसरी अभी जो रिसेंट इंट्रोड्यूस हुई है CRISPR-Cas। लेकिन वायरस जो है वो वेल इक्विप्ड है विद जीन साइलेंसिंग से। जितने भी प्रोजेक्ट आज तक पाकिस्तान में हुए हैं या ऑन गोइंग है या हो चुके, वो जीन साइलेंसिंग के ऊपर थे। तो वायरस के समझ लीजिए कि मैं सिंपल लफ्ज़ों में बताऊं तो 7 जीन्स हैं वायरस के पास, और जिनमें से 4 जीन जो हैं वो जीन साइलेंसिंग के मैकेनिज़्म को ओवरकम करते हैं, जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस हम बनाते हैं अगले ही साल जो है वो आउट ब्रेक फिर आ जाता है। जैसे 2001 में रेजिस्टेंस बनाई गई थी कॉटन के एक वायरस के अगेंस्ट जो कि मुल्तान वायरस था, पाकिस्तान में डोमिनेट कर रहा था। अगले ही साल एक नया वायरस आया जिसको हम बुरे वाला के नाम से याद करते हैं, कॉटन लीफ कल बुरे वाला वायरस। तो ये असल में है कि टेक्नोलॉजी को इनोवेट करने की ज़रूरत है, और मेरा आइडिया जो है वो है वायरस इंड्यूस प्रोग्राम सेल डेथ। अगर मैं बड़े स्मॉल सेंटेंस में बताऊं तो प्रोग्राम सेल डेथ नेचुरल मैकेनिज़्म है हर ह्यूमन, एनिमल और प्लांट के अंदर, कि जब सेल की ज़रूरत नहीं होती तो वो खुद से एक प्रोसीजर शुरू करता है जिसे कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। और इसमें मैंने ऐड कर दिया वायरस इंड्यूस, कि वायरस ही इसको करेगा। अब हो इस टेक्नोलॉजी में है क्या कि हमने दोनों का कम्बिनेशन कर दिया कि वायरस जो है उसके कई कंपोनेंट्स हैं और उनमें से एक कंपोनेंट 4 या 5 स्पीशीज़ या थाउजेंड्स आइसोलेट हैं वायरस के, उन सब के साथ एक ही कंपोनेंट है। हमने क्या किया कि उस एक कंपोनेंट को मॉडिफाई कर दिया है जीन लेकर प्रोग्राम सेल डेथ के मैकेनिज़्म से। अब उसके अंदर हमने वो जीन इंट्रोड्यूस करके ट्रांसजेनिक प्लांट बना दिया। अब जब वायरस अटैक करता है प्लांट को, वो समझता है ये मेरा ही कंपोनेंट है, वो इसको रेप्लिकेट करवाता है, जिससे सेल डेथ का मैकेनिज़्म स्टार्ट होता है और सेल डेथ हो जाएगी। जब सेल डेथ हो गई तो वायरस जो है वो नेबरिंग सेल में नहीं जा सकता और ना ही दूसरे प्लांट में ट्रांसमिट हो सकता है, जिसकी वजह से हम वायरस को कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी ना सिर्फ मौजूदा वायरस के लिए कामयाब है बल्कि जो इमर्जिंग वायरसेस होंगे उसके लिए भी कामयाब है। वजह यह है कि एक ही कंपोनेंट सभी आज तक जो मोर देन 1000 आइसोलेट जो हैं वो आइसोलेट किए गए हैं, सबके साथ एसोसिएटेड है। तो पाकिस्तान की कॉटन फील्ड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब व्हाट डू यू एस्टिमेट? सर आप समझ लीजिए कि हमारे पास 1989 में 13 मिलियन बेल्स तक ले रहे थे, फिर एक वायरस आया तो ऑलमोस्ट $5 बिलियन का लॉस हुआ ओवर द 5 ईयर्स और डिक्लाइन होकर ये 7 मिलियन बेल्स तक आ गई।
और फिर कुछ नई रेजिस्टेंस और अदर मैकेनिज्म से ये कंसिस्टेंटली चल रही थी 9, 10, 11 मिलियन बेल्स। अब ये 6.2 मिलियन बेल्स पे है। आप समझ लीजिए कि हमें GST प्लस स्टेटस हासिल था उसमें टेक्सटाइल में, और ये टेक्सटाइल की लाइफ लाइन है। तो आप एक तो हमें इसे वापस लेके जाना है 13 मिलियन बेल्स तक, और दूसरा ये है कि पर यील्ड एकड़ जो है वो भी इन्हांस हो सकती है। तो इससे तकरीबन 13 मिलियन बेल से 6.2 मिलियन ऑलमोस्ट हाफ रह गई है प्रोडक्शन कॉटन की। और फिर कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ती है एट दिस डॉलर रेट, $300 रुपीज़ पर डॉलर। तो इस रेट पे जब हम कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो फिर हम उससे कैसे एक्सपोर्ट कर सकेंगे या टेक्सटाइल कैसे बना सकेंगे। आप ये कह रहे हैं इट इज़ मतलब ये वायरसेस की वजह से ही है या फिर फार्मर की प्रेफरेंस कुछ और है, वो कुछ और प्लांट करना शुरू हो गया? अभी पाकिस्तान में कोई फील्ड ऐसा नहीं है जो कि इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है। तो टोटली आप आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो उसे पत्ता मरोड़ कहते हैं, या कहते हैं सफ़ेद मक्खी का हमला हो गया। तो जिसकी वजह से कोई भी फील्ड वो इन्फेक्टेड है विद दिस वायरस। अभी लोग डबल जीन और ट्रिपल जीन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, और वो टेक्नोलॉजी कौन सी है? वही जीन साइलेंसिंग वाली, जिसमें मैंने कहा। ओके, तो मतलब आपकी तो अब ये पेपर रिसर्च है, राइट? नो सर, हमने इस टेक्नोलॉजी को प्रूव करने के लिए 2017, 18, 19 3 ईयर्स तक हमने इसे एक्सपेरिमेंटल होस्ट प्लान में किया। जैसे कि एनिमल रिसर्च में पहले रिसर्च जो है वो माउस मॉडल पे की जाती है, और वैलिडेट करने के बाद उसको एनिमल में ह्यूमन में शिफ्ट किया जाता है। तो इस प्रोजेक्ट में हमने इससे पहले जो तबैकम हमारे यहाँ जो एक्सपेरिमेंटल होस्ट प्लांट है उसमें कर चुके और उसको वैलिडेट कर चुके। मेरे पास वो ये पिक्चर हो, सॉरी, कॉटन में जो ये कंट्रोवर्सी थी कि जी मॉन्सेंटो का जो मॉन्सेंटो कंपनी है कि उसका बीज हमने नहीं लिया तो हम पीछे रह गए, और हमारे हमसाया मुल्क ने ले लिया तो वो आगे निकल गया। सर असल में दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जो मॉन्सेंटो का बीज है वो BT कॉटन का है। BT बेसिकली थी जो सुंडियाँ जब उसके वो बॉल के ऊपर अटैक कर रही थी वो उसके लिए थी, लीफ कल डिजीज़ के लिए नहीं थे। वो सुंडियाँ वाला कॉन्सेप्ट तो ख़त्म हो गया BT कॉटन के साथ। BT कॉटन इस वक्त भी तकरीबन हमारे 80+% फील्ड जो है उसके ऊपर BT कॉटन जो है वो काम कर रही है, ग्रो की जा रही है। लेकिन वायरस जो है वो टोटली फसल जो है वो तबाह है। वायरस किसी भी फील्ड में चले जाएं, आपका अपना एरिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज से कुछ साल पहले मैं MIT गया यूनिवर्सिटी में, उनकी एक लीडिंग एज जहाँ पे रिसर्च होती है ना उसे मीडिया लैब कहते हैं सर। तो वहाँ पर एक मैंने उनका प्रोजेक्ट देखा जो इंडिया के कुछ ग्रुप्स ने स्पॉन्सर किया हुआ था। वो कॉटन के प्लांट को पूरा डिजिटाइज करके उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो करने का वो बना रहे थे, प्रोजेक्ट का उस पर काम कर रहे थे। नाउ व्हाट दैट वुड मीन कि जो कॉटन है वो शेड्स के अंदर आप सारा साल ग्रो कर सकेंगे, और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर आप जब उसे करेंगे तो वो एक जैसा ही स्टेपल होगा, लेंथ होगी, डिजीज़ नहीं होगी। तो रिसर्च उधर तक चली गई हुई है। सर जो एक शेड है जो समझ लीजिए कि फ्यू मीटर्स के ऊपर है, उसकी प्राइस तकरीबन 1 करोड़ रुपया है, जिसको डिजिटलाइज करते हैं हम। ऑटोमेटेड वाटर, ऑटोमेटेड फर्टिलाइज़र, और सिर्फ उसी प्लांट को उतना ही पानी मिलेगा जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। येस वी कैन डू दिस। लेकिन उस ऑटोमाइजेशन के लिए जो खर्चा आएगा वो मेरा ख्याल है इन प्रोजेक्ट्स के से कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। So what is the amount of funding which you are asking? सॉरी, क्या ग्रांट की अमाउंट क्या चाहिए आपको? मैंने लिखी है जी 19.995 मिलियन, ऑलमोस्ट टू 20 मिलियन। ऑलमोस्ट 20 मिलियन। और व्हाट इज़ द टाइम लाइन व्हेन यू सी कि ये आपका जो आइडिया है और रिसर्च है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा? 3 इयर्स। 3 इयर्स। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? कॉटन की हिस्ट्री बदल जाएगी पाकिस्तान में, अगर मैं बड़ा दावा नहीं कर रहा हूँ तो। रीज़न रेजिस्टेंस डेवलप हुई जो हमारे यहाँ मेजर इशू है कॉटन के ऊपर, तो इसका मतलब है कॉटन प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो जाएगी। क्या दावा कर रहे हैं कि अगर आपकी ये रिसर्च कामयाब होती है तो हमारा पर एकड़ यील्ड जो है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? सर ऑलमोस्ट 15% टू 15% इंक्रीज जो है वो डेफिनेटली आ जाएगी। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उसे हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और पूरे पाकिस्तान के फील्ड तक अगर वो अप्लाई की जाए तो कॉटन एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में भी हम आ सकते हैं। नहीं देखिए ना, अभी तो हम 5-5.5 मिलियन बेल्स पे आ गए हैं, 6 के करीब कर लीजिए, तो वो 6 पे आप फिर 15% कह रहे हैं इंक्रीज हो जाएगी। सर इनिशियल है ये,
मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो 13 मिलियन बेल्स हम ही ले रहे थे इसी मुल्क के अंदर जब वायरस नहीं था, और फिर वायरस का अटैक हुआ तो उस वक्त जो टेक्नोलॉजी भी हम इस्तेमाल करें तो उसका भी जिक्र किया मैंने, फिर दूसरा वायरस जब आ गया उसका भी नहीं। तो जब आप ये वायरस फ्री से करेंगे इस तरह, तो फिर तो एकदम हमें शूट करना चाहिए ना कि हम 5.5 से 6 से 10, 12, 14 पे 13 मिलियन बेल्स तक चले जाएंगे सर। यस। आपने कभी एप्टमा वगैरह से नहीं मिले, ये जो ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन वगैरह, इनसे आपने कभी बात की? तो बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है हमारी। सर मैं जो इंडस्ट्री से भी बात करता रहा तो इंडस्ट्री का ख्याल था कि ये सारा कुछ हमें दे दें और आप बाहर निकल जाएं, सिंपल वर्ड्स। नहीं, क्या मतलब वो खुद रिसर्च करेंगे? नहीं, रिसर्च करके चीज़ें मैं उन्हें दे दूं तो यूनिवर्सिटी भी साइड पे हो जाए और मैं भी साइड पे हो जाऊं, तो फिर वो तो प्राइवेट सेक्टर ही सारा कुछ कर रहा है, तो गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर सकती, इतना मैं कुछ कर सकता नहीं। हूं। लेकिन तो देखिए डॉक्टर साहब, हमें जो है ना एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस को प्रमोट करना है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल्स क्रिएट करने हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर स्टैंड अलोन पे भी कामयाब नहीं हो सकता। तो अगर हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्च है, अगर आप बाहर का भी मॉडल देखें, अमेरिका में भी इसी तरह ही होता है कि वो यूनिवर्सिटीज़ अपनी रिसर्च को प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर कमर्शलाइज करती हैं। तो इसमें जो आप बता रहे हैं अगर वो बेनिफिट है तो ऑब्वियसली जो इंडस्ट्री विल जस्ट लव टू कैच दिस। मैं आपकी एक करेक्शन भी करा सकता हूं। प्रोडक्शन मॉडल ये है, और जो डिसेमिनेशन है, मार्केटिंग है, सेलिंग है, वो सारी ऑफ कोर्स वो उसके जिम्मेदारी है जो इंडस्ट्री है। मैंने इस प्रोजेक्ट में एंड पे लिखा है कि ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना हमारा काम है, लेकिन उसको मार्केट करना और लोगों तक, किसान तक पहुंचाना ये इंडस्ट्री का काम है। वो तो डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स आपकी बहुत सारी अवेलेबल होंगी फार्मर तक लेके जाने में, लेकिन मतलब जैसे सपोज करें आई कैन होस्ट योर टॉक एट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। उनके प्रेसिडेंट अभी भी, वो भी बड़े रिनाउंड बिजनेस लीडर हैं अभी, जो अभी प्रेसिडेंट हैं। और आई थिंक कि जिस तरह के विजनरी बहुत सारे टेक्सटाइल के लीडर्स हैं, ठीक है, मतलब वेरी बिग नेम, इंटरलूप वगैरह, they would definitely jump into support. दो बेसिक क्वेश्चन, एक ये कि जो टेक्निक आप बता रहे हैं इट सीम्स वेरी कटिंग एज, क्या दुनिया में कहीं और ये तो ये एक वर्ल्ड लेवल पे आप कह रहे हैं कि ये तो कोई हमने किया और प्रूव किया जो एक्सपेरिमेंटल होस्ट प्लांट्स तो में। किसी इंटरनेशनल जर्नल में आपने कोई पर्चा छापा है इसके सर ऊपर? बिल्कुल नहीं छापा, क्योंकि मैंने इसका पेटेंट फाइल किया हुआ है। वो इसलिए नहीं किया, हमने एक प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके जो TDF के प्रोजेक्ट हैं HEC के, उसमें सबमिट किया था इसको, और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। ये छापने का मतलब ये है कि चाइना कल कर लेगा, नहीं हम नहीं कर पाए, चाइना कर लेगा, तो आइडिया तो निकल गया हाथ से। अगर मैं पेपर पब्लिश करता हूँ तो रिजल्ट्स मेरे पास हैं। अभी मेरे पास जो USB है उसके ऊपर जो हमने एक्सपेरिमेंटल होस्ट प्लांट बनाए, इसके ऊपर जो टबैको में हम इसे करते हैं, जैसे मैंने कहा माइस के ऊपर ह्यूमन रिसर्च जो है वो माइस के ऊपर की जाती है, तो वो हमने करके देख चुके और उसे वैलिडेट कर चुके हैं टेक्निक को कि वाकई सेल डेथ हो रही है, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो इट्स नॉट पीयर रिव्यूड दो। सॉरी, इट्स नॉट पीयर रिव्यूड, ये तो आपकी अपने एक्सपेरिमेंट है, आपके अपने पास से रिजल्ट। बिल्कुल, मैं 3 साल से इस पेपर को पब्लिश नहीं किया, डाटा मेरे पास है और मैं पब्लिश नहीं करूँगा, पेटेंट करूँगा, और प्रोजेक्ट कॉटन में करने के बाद देन आई कैन पब्लिश इट। अदरवाइज तो ये मेरा आइडिया लोगों के हाथ में चला गया और तो गया सारा कुछ मेरे पास से। डॉक्टर साहब, व्हेन यू से प्रोजेक्ट, तो हाउ डू यू टेक इट एज अ बिजनेस? हमारा अपना NSTP है, नेशनल सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, हमारा अपना है, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं और स्टार्टअप्स हैं, तो डेफिनेटली कि ये प्रोजेक्ट की हद तक नहीं है। प्रोजेक्ट की हद तक होता तो जो पहले मैं कर चुका हूँ वही काफ़ी था, मैं कॉटन की तरफ नहीं आता। आप जो बात कर रहे हैं उसका पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है एक्चुअली वो सबसे बड़ी हमारी इंडस्ट्री की लॉबी है, जिसका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का स्टेक है कॉटन की क्रॉप के ऊपर। और हमारे जो इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज के हालात हैं, अगर हमारी अपनी कॉटन नहीं है और हम कॉटन डॉलर्स में इंपोर्ट करें तो उसके भी बहुत पूरी इंडस्ट्री के ऊपर असरात हैं। तो मुझे नहीं कोई वजह नज़र आती कि वाई शुड इंडस्ट्री नॉट सपोर्ट दिस प्रोजेक्ट। आई विल ट्राई द अदर फोरम एज वेल सर। नहीं, वी कैन हेल्प यू विद दैट सर, श्योर। मैं तो NIC फैसलाबाद को मैनेज करता हूँ, विच इज़ अ टेक्सटाइल टेक और एग्री टेक इंक्यूबेटर। तो वी वुड लव टू होस्ट यू, वी विल वेलकम इंटरलूप, सितारा ग्रुप, KNMs,
चिनाब, ये क्रेसेंट, आई एम श्योर दे ऑल वुड बी लव टू, और वो मे बी वो सारे पूल करके आपको सपोर्ट करें, और जो आप मतलब ये तो 19.995 इज़ नॉट अ बिग फंडिंग, लेकिन आई थिंक कि जब आप इस तरह की इंडस्ट्री के साथ काम करेंगे तो ये फंडिंग तो बहुत छोटी है, मतलब एंड पीपल आई इंटरेक्ट विद ओवर देयर, आई डोंट थिंक कि उनका माइंडसेट ऐसा होगा कि आप साइड में हो जाओ और हम कर लेते हैं, आई डोंट थिंक सो, दे आर वे मोर विजनरी इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। वर्डली तो ये नहीं कहा, लेकिन जो उनके एक्शन थे, एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड। मे बी वी कैन सेफगार्ड दैट, मे बी वी कैन सेफगार्ड दैट, तो आई थिंक। लेकिन हम सिर्फ देखिए, आपका जो रिसर्च है वो कटिंग एज है, और उसमें पाकिस्तान का एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर इन्वॉल्व है। हमारी सिर्फ जो डिलीजेंस है वो ये है कि हम चाहते हैं कि जिस जगह ऑल्टरनेट फंडिंग मौजूद है उसको हम टैप करें, ताकि जो हमारे स्केर्स रिसोर्सेज हैं हम इन्हें वहाँ पे डालें कि जहाँ पर कोई इंडस्ट्री इस पोजीशन में नहीं है कि वो सपोर्ट कर सके। सो वी कैन सर्टनली हेल्प यू इन अ वे टू, हम आपको वो फंडिंग प्राइवेट सेक्टर से, जो कि इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, वो चैनल करें, और वो एक अच्छा एकेडमिया इंडस्ट्री का लिंकेज बनेगा, जो कि हमारी कोशिश भी है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्च है उसको हम इंडस्ट्री के साथ लिंक करें, और उसके ज़रिए कमर्शलाइजेशन और रिसर्च की। मेरा इस प्रोजेक्ट का पर्पस जो है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, और जैसे आपने कहा वो ज़ाहिर है प्राइवेट सेक्टर जो है वही डिसमिनेट करेगा, मार्केटिंग या बाकी चीज़ें जो है वो उन्हीं की जिम्मेदारी में, जैसे कि प्रोजेक्ट के एंड पे मैंने लिखा हुआ है। नहीं, बिल्कुल, इंशाल्लाह वी विल हेल्प यू विद दिस टू सी दैट दिस मटीरियलाइजेज, और जो आपका 3 साल का टारगेट आप इसे 3 साल में पूरा करें ये सब इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच सर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रोग्राम का वक्त भी महदूद होता जा रहा है, लेकिन हमारे पास जो है नए आइडियाज़ आ रहे हैं। एक और कंटेस्टेंट बाहर आए हैं, हमारे जजेस का क्या रिएक्शन था? जजेस इंक्लूडिंग मिनिस्टर साहब आर हैप्पी एंड दे सेड कि हम आपको अफिलिएट करते हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ, जिसमें क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इसकी फंडिंग ह्यूज है और वो उनका एक्चुअल स्टेक होल्डर हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह। तो उन्होंने कहा कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वहाँ पे भी होस्ट की जाएगी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, ताकि आप इससे हैवी फंडिंग ले सकें और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। इनोवेशन हब में वक्त एक ब्रेक का, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को हमारे साथ। एक बार फिर से आपको इनोवेशन हब में खुशामदीद कहेंगे। द फर्स्ट एवर रियलिटी शो बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और इसमें हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़ें। अभी बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली इनायत है और मैं तकरीबन 16 साल से साइबर सिक्योरिटी, रिस्क और गवर्नेंस की फील्ड में काम कर रहा हूँ। इस अरसे में मैंने बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज़, जिसमें PricewaterhouseCoopers भी शामिल है, और पाकिस्तान से बाहर भी कंपनीज़ में मैं काम कर चुका हूँ। मेरा जो आइडिया है उसका जो एसेंस है वो ये है कि जब भी दो कंपनीज़ आपस में काम करती हैं तो उनके लिए दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं कि वाई शुड दे ट्रस्ट ईच अदर, एंड हाउ टू मेक श्योर दैट दे आर नॉट ब्रिंगिंग रिस्क आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव टू ईच अदर्स बिजनेस। एंड इफ़ आई एक्सटेंड दिस आइडिया, तो मैं ये कहूँगा कि हम सबको पता है कि आईटी और टेक्नोलॉजी और क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ ने किस तरह से तमाम सर्विसेज को इफ़ेक्ट किया है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो। और उस सारी चीज़ की वजह से जो साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी का रिस्क है वो हम सबको बड़ा क्लियरली पता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो। क्योंकि मैं इस फील्ड में 16 साल से काम कर रहा हूँ और इन सारी चीज़ों को स्पेशली पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर दोनों तरह कंपेयर करके देख रहा हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसे सलूशन की ज़रूरत है जो कंपनीज़ को दिया जाए, जिसके थ्रू वो अपनी साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस को बेहतर कर सके। अब क्योंकि इसके साथ ही एक एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट रिस्क का भी है, तो मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इस सलूशन के आने के बाद आपका साइबर सिक्योरिटी का रिस्क या डेटा प्राइवेसी का एक्सपोजर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये प्रोडक्ट जो है उसको रिड्यूस करेगी, और किस तरह से करेगी कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर भी और इंटरनेशनली भी बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी के रेगुलेशंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जिनको फॉलो करके कंपनीज़ जो हैं अपने सिक्योरिटी कंट्रोल्स को और साइबर सिक्योरिटी पोस्चर को बेहतर करती हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी। ये जो मेरा सोल्यूशन है जिसको मैंने टाइटल किया है कंप्लायंस मशीन, ये ऑलरेडी प्रोटोटाइप्ड है और यूएस के 3 कस्टमर्स के पास ये हम लोग रन भी कर रहे हैं, क्योंकि
2011 में जब मैंने प्राइस वाटर हाउस कूपर से ख़ुद से रिज़ाइन किया और अपनी कंपनी कन्वर्ज बनाई, तो उसके बाद से ये प्रोडक्ट मेरे जहन में थी, लेकिन मुझे ये मौका 2022 में मिला कि मैं इसको लॉन्च कर सकूं मार्केट के अंदर। तो उन 3 कस्टमर्स ये साइबर सिक्योरिटी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, और वो 3 कस्टमर यूएस के वो हैं जो डायरेक्टली यूएस DOD और फेडरल एजेंसीज़ के साथ काम कर रहे हैं, वो उनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। सो इट्स अ प्राउड मूवमेंट नॉट ओनली फॉर मी बट एज ए पाकिस्तानी, आई टेक दिस एज ए प्राइड कि आई एम सर्विंग सच कस्टमर बेस। और ऑब्वियसली कंसल्टिंग में वी हैव अ लॉट ऑफ अदर कस्टमर बेस एज वेल। So this is the product is compliance machine. It's a SaaS based solution to improve the cyber security governance and hygiene and give you a good overview of how your organization, whether in public sector or private sector, is doing with respect to cyber security governance. तो अली, आपका ये यूज़र एक्विजिशन की क्या मेथडोलॉजी है, क्या प्लान है? जी, तो मैंने जैसे बताया कि 3 जो हमारे कस्टमर थे, जो हमारे कंसल्टिंग के कस्टमर्स थे, उनको हमने ऑन बोर्ड किया एज ए टेस्ट ट्रायल कि ये देखा जाए कि क्योंकि प्रोडक्ट मेरे जहन में या मेरी टीम के जहन में है तो विल इट बी वैलिडेटेड इन द मार्केट। सो दोज 3 कस्टमर्स हैव वैलिडेटेड दैट। लेकिन एज फार एज द एक्विजिशन प्लान इज़ कंसर्न फॉर पाकिस्तान स्पेशली, इट इज़ वेरी क्लियर बिकॉज सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड जो है वो पिछले 15 सालों से, जब से मैं इस फील्ड में हूँ, they are running a program which is called an industry support program for CMMI, ISO 27001, and then there are a list of standards which is basically cyber security standards. And there has been a lot of funding going from software export board which have definitely helped the companies. But because I'm an insider as well, I'm a practitioner and a consultant, so I talk to all these companies. जो उनको challenge आ रहा है वो ये है कि they are just left with a hefty documentation set, and the excitement actually falls down right after the audit ends. So ये जो product है that needs to be there so that that excitement and especially the governance part lives on. User acquisition का plan simple ये है कि my plan is to roll out either through software export board because they have already have the funding, they have the success story. That is one. But my plan B is also there. That plan B is that for Pakistani market, I will launch it as a SaaS based solution, and my preference, as I already told you, is through a support of any government body. But if that is not possible, I already have around 75 companies who are certified in certain standards, and then they are actually looking for a product which can support in their governance journey. So those 75 companies, because they know me already and I know them, the relevant people, I have talked with them and they are ready, obviously not to the detail of what the cost will be, but as far as the user acquisition part is concerned, it's there. दुनिया के अंदर जैसे कंप्लाइंस किस तरह का चेक करने के लिए कौन से ऐसे ऑल्टरनेट है जो आपको लगता है कि ग्लोबली कोई कंपेटिटर है आपका, और अगर वो है तो अगर उस कंपनी की क्या वैल्यू है एट दिस पॉइंट टाइम, अगर इस बारे में आपको अंदाज़ा हो तो बताएं। जी, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे मैं नाम लूँ, सर्विस नाउ एक ग्रुप है, उनका एक GRC प्रोडक्ट है जो एमिरेट्स एयरलाइन भी यूज़ करता है। उसका GRC का प्रोडक्ट का जो इस वक्त रेवेन्यू है दैट इज़ अराउंड $3.5 बिलियन जो लास्ट टाइम उन्होंने रिपोर्ट किया है। सो दिस मार्केट इज़ प्रिटी ह्यूज। द अदर कंपेटिटर इज़ फ्रॉम इंडिया एंड द कंपनी नेम इज़ मेट्रिक स्ट्रीम. Fortunately, I was working at Emirates Airline at that time when they were acquiring that, so I had the opportunity to evaluate all of them as a buyer. So I know that the market is very huge, and Murtaza, to be honest, जो कंपटीशन है इस मार्केट में वो बहुत टफ़ है, और अगर मैं अपने आप को इसके अंदर रेट करूं तो मैं ये कहूँगा कि हमारी ये प्रोडक्ट पाकिस्तान से पहली प्रोडक्ट होगी जो इस डोमेन को पर्टिकुलरली डील कर रही है. सो वी आर स्टार्टर्स. मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग किसी पोजीशन पे पहुंच गए हैं. येस, जो स्ट्रेंथ है मेरे पास वो ये है कि मेरे पास कंपनी का 16 साल का बैकग्राउंड है और उसकी क्लाइंटेल है. उस सपोर्ट के साथ इसको हम अगर लॉन्च करेंगे पाकिस्तान से शुरू करके, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, बिकॉज दिस इज़ द मार्केट फ्रॉम वेयर एक्चुअली आई स्टार्टेड माई करियर. आपने जो बाकी दोनों कंपनी बताई वो $5 बिलियन वैल्यूएशन ऊपर है. आप $100 मिलियन कंपनी बना सकते हैं इस पर? बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं. और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरी जो निश है, मैं जो इसमें गैप देख रहा हूँ क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, वो ये है कि ये कंपनीज़ क्योंकि बहुत बड़ी हो गई हैं
तो इनके पास जब छोटे स्टार्टअप्स जिनके पास पैसा होता है, एंड यू नो दैट बेटर देन एनी वन ऑफ अस, उनके पास पैसा होता है बट दे डोंट ट्रीट देम। मैंने अपने कानों से बात सुनी हुई है सर्विस नाउ के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो दुबई में बैठा है, जी वी डोंट डील with less than $1 million or a $2 million project because you are too small, but they are not small for me, right? Especially when I am dealing with the user acquisition, your original question. So मेरा जो niche है या जो focus है वो उन startups के पास है जिनकी जेबों में पैसे हैं, और वो पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं, and they are, ये उनका मसला है startups का स्पेशली, क्योंकि startups के अंदर 3-4 यंग लोग होते हैं who are majorly techies who know their development and software and engineering part। देखिए पाकिस्तान की एक बड़ी एडवांटेज कंपेयर टू इंडिया भी ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट है। हमारी जो डिवैल्यूएशन हुई उसका हमें नुकसान भी हुआ, लेकिन उसकी अपसाइड एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि हमारी कॉस्ट जो है वो बहुत दुनिया के मुकाबले में ह्यूमन रिसोर्स की कम है जी। और अब कुछ ना कुछ हमने जो जैसे नेशनल सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी 2018 में बनाया, वो उस वक्त तक जब हमने बनाया था तो इधर किसी को पता नहीं था साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, बट एक छोटा सा इकोसिस्टम अब बनना शुरू हुआ है, उसके अंदर से लोग निकल रहे हैं, कुछ प्रोफेशनल्स निकल रहे हैं और एक नेटवर्क और एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ है। टू ऐड टू दैट आपने वो जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी का भी आई हर्ड ओवर लिंक्डइन, वो भी आपने अनाउंस किया है, दैट इज तो लिहाजा आई थिंक यू शुड हैव दैट ग्रेट एडवांटेज ऑफ वेरी competitive cost of our human resource और IT प्रोफेशनल्स हैं और अब साइबर सिक्योरिटी का डोमेन आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है, तो आई थिंक अब हमारा असल में फोकस ही एक्सपोर्ट है। देखिए पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो मैं बार बार कहता हूँ चैलेंज ये है कि आज $30 बिलियन की अगर एक्सपोर्ट है तो $100 बिलियन पे हमने 8 सालों में जाना है या 15 सालों में जाना है। अगर 8 सालों में गए तो टेक ऑफ कर गए, 15 साल लगा लिए तो डूब गए। So there is no third way. So it's either swim or it's sink, और swim का एक ही तरीका है कि we have to just take off our exports। यहाँ पर पाकिस्तान में जितने भी IT सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कोई भी सर्विस वो देते हैं, जब US में वो बैठा हुआ कोई कस्टमर एक्वायर करने की कोशिश करते हैं या यूरोपियन यूनियन के किसी रीजन में, तो उनसे सबसे पहला सवाल ये किया जाता है कि भाई ये बताओ कि तुम्हारा साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी का पोस्चर क्या है। ये पहला सवाल नहीं तो दूसरा तो लाजमी होता है। तो नहीं, वो तो देखे ना, इसलिए कि जैसे आपने शुरू में कहा कि आप अगर सिक्योर नहीं है, जिससे आप हैंडशेक करेंगे उसे भी करप्ट कर देंगे जी। तो लिहाजा उनके लिए तो बड़ा ज़रूरी है कि वो जैसे कोविड के दौरान हम कहते थे कि साबुन से हाथ धो के हाथ मिलाएं ताकि एक की इन्फेक्शन दूसरे को ना लगे, ऐसे ही तो इसी तरह जो साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो भी यही है कि जब दो ऑर्गेनाइजेशंस आपस में इंगेज करती हैं और एक प्रोटेक्टेड नहीं है तो वो दूसरे को इन्फेक्शन लगा देगी। That's true. So we are working on examination reforms and we are an ISO 27001 certified company. Plus, besides that, as we work with public sector, तो उसमें हमारा data security का और वो काफ़ी major concern होता है data sharing के basis पे भी। तो what will be your business model in case of Pakistan? Internationally, तो you will be getting better revenue also. देखिए पाकिस्तान में इस डोमेन के अंदर दिस इज़ टेकन एज ए सपोर्ट डोमेन, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें CEO को या बायर को ये लगता है कि इट विल नॉट डायरेक्टली हेल्प इन रेवेन्यू जनरेशन, तो दे स्पेंड लेस मनी। सो मेरा इसमें जो पिच होता है CEO को वो ये होता है कि बिकॉज you will get certified on certain standards, your ability to sell will increase and I can show you with data. So as far as the cost part of that is concerned, मेरी कोशिश ये है, मैंने जैसे पहले बताया कि इसको सब्सिडाइज रखा जाए, क्योंकि अभी तक सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड वाले बेचारे 80% देते हैं तो लोग ISO 27001 भी करते हैं, और 20% दे के भी वो जो है वो अपनी तरफ से कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर दिया, हालांकि इट्स वेरी लेस मनी कंपेयर टू द टोटल इन्वेस्टमेंट। सो माई अप्रोच टूवर्ड्स selling this to Pakistani business is the current problems they are facing. बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को मैं पर्सनली जानता हूँ which I will not disclose here, जो कि डेटा प्राइवेसी ब्रीच की वजह से ख़त्म हो गए, टर्मिनेट हो गए राइट अवे। सो दैट इज़ माई सेलिंग पॉइंट, और उसकी कॉस्ट को मुझे उसको लो कॉस्ट नहीं करना। उसकी सिंपल सी रीज़न ये है कि आई कैन शो दैम कि आपकी जो टर्मिनेशन कॉस्ट की वैल्यू है वो आपकी इस लाइसेंस कॉस्ट से बहुत कम है। आपका जो सोल्यूशन है कि व्हाट इज इट देन डिलीवरिंग, वन इट गिव्स कंपनी ए साइबर सिक्योरिटी ऑडिट, जी ठीक है, इन वन वे, यस। वन, टू, इट विल रिकमेंड सॉल्यूशंस, it will recommend, it will actually highlight your risks
which Risks. can lead to selection of security So solutions. you stop there. So the third and most important part is that it gives a kind of a reporting facility for anybody to see that what is your current security posture as of today. That is the ability of that. So इस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं कि ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की जो प्रोडक्ट्स होती हैं साइबर सिक्योरिटी की वो टैक्टिकल होती हैं कि अटैक हुआ अब क्या करना है, उसको डील कैसे करना है. सेकेंड लेवल के ऊपर आपकी सपोर्ट होती है, उसको रेमिडिएट किया जाता है. ये जो मेरी प्रोडक्ट है इट सिट्स ऑन दी थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस, जहाँ पे आप एक गवर्नेंस और पॉलिसी मैकेनिज्म बनाते हैं ताकि ये जो फर्स्ट लेवल 2 लेवल्स हैं ये ऑपरेट कर सकें और आप प्रोएक्टिवली काम कर सकें. सो बेसिकली दिस प्रोडक्ट, इफ आई हैव टू समराइज इट इन वन लाइन, दिस इज अ रिस्क बेस्ड अप्रोच टू योर साइबर सिक्योरिटी पोस्चर. जजेस इनकी आखिरी स्टेटमेंट के अलावा सब यस क्योंकि इफ यू बिल्ड अ प्रोडक्ट यू नीड टू डेवलप दैट प्रोडक्ट कंपनी एंड टेक इट ग्लोबली, राइट? Yeah. सो ये कंडीशन होगी फंडिंग के अंदर, अदरवाइज इट्स अ यस. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. Likewise. I accept that graciously, Murtaza. जी. Likewise. Yes. बिल्कुल, yes. Yes, I guess. Yes. चलिए जी, but with one condition. Sir, कि आप ये बताएं कि 5 साल के बाद what will be your export earning for Pakistan? I estimate it at around $1 million. And After 5 years. after 5 years Yes. and 10 years, 10 years, I think in compound. So I would like to double it in every 3 years rather than 5 years, because that's how the product will progress. but that's आपको कम से कम 20-30 million dollar कंपनी तो बनना चाहिए. I can try, but as far as because I have done my math, but optimistically, what I can see is that if I am starting from Pakistan, in 5 years, if I am a $10 million company, it's a big achievement. $10 million. I thought you said 1 million. 1 million, sorry. 1 million. 1 million is very small. No, I said 10 million. $10 million. रिकॉर्ड हो रहा है. Okay, Yeah. फाइंड कर I'm sorry. देखिए, you need to really think big, Yes. because $10 million मतलब I think that sort of a product, क्योंकि obviously अगर आप अच्छी user acquisition के ऊपर जाओगे, right, तो you can grow it to a bigger company, and obviously अगर आपका एक product चलता है तो फिर आप और चीज़ें add करते हैं, That is upgrade extendable करते हैं, product. Yeah, you are right. So focus on that. Think big. Think big. I agree. चलें, आपको मुबारक हो. Thank you, And thank you everyone. Thank you. Wish you best. Thank you very much, sir. Assalamu alaikum. नाजरीन, आज के हमारे आखिरी कंटेस्टेंट बाहर आ रहे हैं, दरवाज़ा खुल रहा है और इनसे जानते हैं कहाँ से आए हैं ये और इनका प्रोडक्ट के बारे में हमारे जजेस का क्या रिएक्शन था. बड़ा अच्छा रहा एक्सपीरियंस, और ओवरऑल जो प्रोसेस था वो भी बड़ा ट्रांसपेरेंट था. सो आई रियली एंजॉयड दैट. बहुत शुक्रिया जजेस आप लोगों के वक्त के लिए, एंड आई होप कि आप लोगों का भी टाइम जो है वो काफ़ी अच्छा गुजरा होगा हमारे इनोवेटर्स के साथ. आप लोगों से लेंगे इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि आप लोग प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर देंगे, और कोई भी क्वेरीज हैं तो वो आप लोग तमाम सोशल हैंडल PTV पे जाकर वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और ज़रूर बताएंगे प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है. मुझे और इनोवेशन हब की टीम को दीजिए इजाज़त. मुलाकात होगी अगली एपिसोड में. अल्लाह हाफिज़.